Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. 10 टीचर्स से गायनी हम कवर कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 15 आज हमें डिस्कस करना है which is about malignant diseases of uterus. So they are all going to be malignant disorders affecting uterus. So the learning objectives of today's session और 10 teachers आपको पता है कि इसी तरह से चलता है कि they start with the learning objectives and the first learning objective is कि by the end of this session all the listeners should be able to describe the classification of uterine malignancy. यानी जैसे हम किसी भी कैंसर के लिए बात करते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स हैं. जैसे ओवेरियन कैंसर में हमने बात की थी कि ये एपिथेलियल मैलिग्नेंसीज होती हैं, ये स्ट्रोमल मैलिग्नेंसीज होती हैं. तो इसी तरह सिमिलरली यूट्रस में भी यू शुड फर्स्ट बी एबल टू डिस्क्राइब, एटलीस्ट आपको नाम पता हो, लिस्ट पता हो कि यूट्रस में कौन कौन से कैंसर्स इन्वॉल्व हैं. देन यू शुड बी एबल टू लर्न हाउ मैलिग्नेंट डिजीजेज ऑफ द यूट्रस एक्चुअली प्रेजेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखें, जो भी लेक्चर आपको दिया जाता है उसमें मेरा फोकस ये होता है कि नंबर वन वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सो क्लैरिटी, एंड नंबर टू इज़ क्लिनिकल रेलिवेंस. सो इफ़ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज़ नॉट क्लियर टू यू देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग एनी सब्जेक्ट. सो गायनी में भी इसी तरह है कि clinical presentation of any disease is very important. So we will be discussing कि different uterus के cancers किस तरह present करते हैं in the clinics. Then students should be able to describe what investigations are needed for women with suspected endometrial cancer. So अगर आपके पास clinics में patient land कर रहा है and they have a set साइंस एंड सिम्टम्स और उनको आपने स्टडी करने के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद, हिस्ट्री टेकिंग के बाद, इफ़ यू बिलीव दैट दिस इज़ एंडोमेट्रियल कैंसर देन ऑब्वियसली यू विल बी ऑर्डरिंग सम लेबॉर्टरी इन्वेस्टिगेशन. अब वो लेबॉर्टरी इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं, दे कैन बी अल्ट्रासाउंड, दे कैन बी एक्सरेज, दे कैन बी CT स्कैन, MRIs, डिपेंडिंग अपॉन किस ऑर्गन सिस्टम को हम फोकस कर रहे हैं. सो इफ़ यू सस्पेक्ट एंडोमेट्रियल कैंसर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से टेस्ट आपने ऑर्डर करने हैं. ये ऐसे नहीं होता कि हर पेशेंट में आपने एक ही लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं जो ऑर्डर करना है. इट डजंट गो लाइक दैट. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा टेस्ट हमें कब यूटिलाइज करना है. देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड नो द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनी एंड ऑप्स विच इज़ कॉल्ड दी FIGO classification और जो staging mechanism है. So we'll talk about this कि how to stage endometrial cancer according to international guidelines and then how these cancers are primarily managed. कौन कौन से surgical options मौजूद हैं, अगर कोई chemotherapy है या. So this then is a complete package. If you cover these learning objectives then you understand almost everything which is of clinical relevance to malignant disorders of the uterus. So let us now begin with the introduction. Uterine cancers होते क्या हैं? They refer to the tumors that arise from the uterine corpus, which is the body of the uterus, and by far the most common are the endometrial tumors that originate from the lining of uterine cavity. Now you remember the anatomy of the uterus. So if this is the uterus, there is a corpus, which is the body, and then there is a cervix as well. Cervical cancers actually अलग से डील किए जाते हैं. बट ये जो यूट्रस है उस यूट्रस में इन द सेंटर ऑब्वियसली देयर इज अ यूट्राइन कैविटी एंड दिस इज द मायोमेट्रियम एंड देन देयर इज एन एंडोमेट्रियल लाइनिंग. तो ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ज़्यादातर ये जो कैंसर्स हैं इसी एंडोमेट्रियल लाइनिंग से ओरिजिनेट करते हैं. सो ये जुमला दोबारा पढ़ें. बाय फार द मोस्ट कॉमन एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स are the ones which originate from the lining of the uterine cavity और इस lining को हम क्या नाम देते हैं? Endometrium. Tumors arising from the myometrium यानी जो muscular layer है endometrium की जिसको हम myometrium कहते हैं, इसमें से जो tumors बनते हैं they are known as sarcomas because these are muscle tumors but they are rare. The most common ones are the endometrial cancers. तो बॉटम लाइन ये है कि स्टार्ट से आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम यूट्रस के कैंसर्स की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कैटेगरी है एंडोमेट्रियल कैंसर. और एंडोमेट्रियल कैंसर का मतलब है कि यूट्रस की ये जो लाइनिंग है इस लाइनिंग को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम से बनने वाला जो कैंसर होगा दैट्स कॉल्ड एंडोमेट्रियल कैंसर, राइट? सो टर्मिनोलॉजी शुड बी वेरी स्ट्रेट अप, क्लियर इन योर हेड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंसिडेंट्स कि कितने ये कैंसर्स रिपोर्ट होते हैं पर ईयर. नाउ दीज नंबर्स ऑब्वियसली आर ओल्ड बिकॉज जब भी आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं
टेक्स्ट बुक एक किसी न किसी ईयर में ज़ाहिर पब्लिश होती है। सो फॉर एग्जांपल अ बुक इज़ पब्लिश्ड इन 2025, तो ये 2025 में पब्लिश होने के लिए इसको कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं कंपाइलिंग और ये सब चीज़ें करने में। तो इसमें जो डेटा जा रहा होता है वो समझो पुराना डेटा होता है। सो आई वुड से कि इसमें 2021 का जो डेटा होगा वो फीड होता है इस बुक के अंदर जो आप पढ़ रहे होते हैं आज बैठ के 2026 में। तो हमेशा जब कभी कैंसर बर्डन या किसी भी डिजीज़ की स्टेटिस्टिक्स की बात आती है तो हर डिजीज़ के लिए कुछ ना कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर के लिए हर वक्त आपको जो अपडेटेड रेपोजिटरी है उसका नाम है ग्लोबोकैन। सो इस वेबसाइट पे जाएं और जाकर के आप देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियल कैंसर पूरी दुनिया में कितना कॉमन है और फिर आपके अपनी कंट्री में कितना कॉमन है। इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया तो इंडिया में इसके क्या इंसिडेंस है, और पाकिस्तान से हैं तो वहाँ बांग्लादेश वॉट एवर। बट एनीवेज बुक में जो स्टैटिस्टिक्स लिखे हैं, लेट्स गो थ्रू दिस। एंडोमेट्रियल कैंसर इज मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी अफेक्टिंग यूके विमेन। एज रिलेटेड इंसिडेंस इसका है 95 पर 100,000 विमेन। यानी इसका पर्पज़ ये है इस जुमले का, ऑब्वियसली जो किताब जहाँ से लिखी जाती है वो लोग वहीं के पर स्टैट्स लिखते हैं। सो इफ इट्स अ ब्रिटिश पब्लिशर तो दे विल कोट दी यूके, अगर वो यूएस से लिखी गई तो वो यूएस के नंबर्स लिखेंगे। यूजुअली ऐसे ही होता है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपनी कंट्री के स्टैट्स देखने हैं, गो टू ग्लोबोकैन, बट इट्स वन ऑफ द वेरी कॉमन मैलिग्नेंसी। इट्स द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी इन यूके फीमेल्स, और ये 95 पर 100 था। 1 लाख में 95 का नंबर छोटा नंबर नहीं है, ओके। And then it says कि lifetime risk developing the endometrial cancer is approximately 1 in 46. Now that's a big number. Yeah, to me it's a big number. 1 in 50 is a big risk. The mean age of diagnosis is 62 years. Or it's a disease of older age perhaps. Although cancers can be diagnosed in women throughout their reproductive life, so anywhere between from their menarche 15 16 whatever the age is up till whenever they are productive, किसी वक्त भी ये रिपोर्ट होता है कैंसर। इनफैक्ट अब काफ़ी सारी स्टडीज़ ये भी आ रही हैं कि यंग वुमेन में भी ये रिपोर्ट हो रहा है। बट एनीवेज दिस इज़ द मीन एज जो कि रिपोर्ट की है इन्होंने यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द एंडोमेट्रियल कैंसर्स अकर बिफोर मीनोपॉज। दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीनोपॉज से पहले ही कैंसर रिपोर्ट होता है, विच प्राइमरीली मीन्स के रिप्रोडक्टिव एज में दिस कैंसर इज रिपोर्टेड। Incidence of endometrial cancer has risen steadily over the past 20 years. So that's an alarming thing कि ये कैंसर बढ़ रहा है। And why? It is considered to be a consequence of aging population, trend away from hysterectomy for benign gynecological disease and obesity epidemic. So there are multiple environmental and geographical things which are happening. एक तो ये भी हो रहा है कि ज़ाहिर quality of life improve होने की वजह से now people are living more beyond the age they used to live. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। तो जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है तो ज़ाहिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं, उनमें से एक ये कैंसर भी है, राइट। एंड देन ओबेसिटी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। अभी हम आगे मजीद रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे। सो द बॉटम लाइन फ्रॉम दिस पैराग्राफ दैट दिस इज़ अ वेरी कॉमन कैंसर, ओके। How these cancers are classified, the classification is important. Endometrial cancers usually arise from glandular component of the endometrium, and the stromal tumors are exceedingly rare. So basically जो epithelial lining है that is the common bit. स्ट्रोमा जो है वो रेयर है। सो यू नो फॉर एनी ऑर्गन वी हैव स्टडीड सो फार इन हिस्टोलॉजी कि अगर कोई भी आप ऑर्गन सिस्टम देखते हैं उसमें कुछ सेल्स होते हैं एंड देन देयर आर सम स्ट्रोमल कंपोनेंट्स, राइट। तो यहाँ पे जो सेलुलर कंपोनेंट है विच मेक्स अप द ग्लैंड ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो कि एपिथेलियल लाइनिंग बनाते हैं जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उससे ट्यूमर अराइज करता है, राइट। दे आर क्लासिफाइड एज टाइप 1 और टाइप 2 डिपेंडिंग ऑन देयर हिस्टोलॉजिकल सब टाइप। अभी हम बात करते हैं इसकी। एंड दे आर ग्रेडेड 1 to 3, 3 बीइंग द हाई ग्रेड। हाई ग्रेड मीन्स वर्स होगा, सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होंगे। ये हम जनरल पैथोलॉजी में ट्यूमर क्लासिफिकेशन में कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। सो 1 इज़ द लोअर ग्रेड ऑफ द ट्यूमर, इट लुक्स मोर लाइक एंडोमेट्रियम। 3 इज़ द हायर ग्रेड ऑफ द ट्यूमर, इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड, कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली एबनॉर्मल सेल्स, ओके। अब टाइप 1 ट्यूमर क्या है? इसको टाइप को आपने ग्रेड से कंफ्यूज नहीं करना भाई। देखें 1 to 3 ग्रेडिंग है और ट्यूमर टाइप्स 2 हैं। टाइप 1 ट्यूमर्स आर एंडोमेट्रॉइड एडेनोकार्सिनोमास दैट आर ईस्ट्रोजन ड्रिवन। सो इनका प्राइमरी जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है दे आर ईस्ट्रोजन एंड they usually develop upon the pre-existing endometrial hyperplastic background. So अगर कोई endometrium hyperplasia show कर रही है, it is responsive to estrogen and it develops a cancer. Most likely it is called type 1 cancer. अब इसको आप compare करें, contrast करें type 2 tumor से, they are high grade tumors, they are serous, they are clear cell histological subtype and they actually arise from
एट्रोफिक एंडोमेट्रियम। देखें ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बॉल गेम्स हैं। वन इज डेवलपिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ हाइपरप्लेजिया, द अदर वन इज डेवलपिंग ऑन द बैकग्राउंड ऑफ एट्रोफी। अब आपको पता है कि हाइपरप्लेजिया एंड एट्रोफी आर टू डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, आप डायग्राम देख के ही बता सकते हैं कहाँ हाइपरप्लेजिया चल रहा है और कहाँ पर एट्रोफी चल रही है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखें ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इट इज लुकिंग वेरी थिक। ये देखें बहुत सारे ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं। सो दैट्स अ ग्लैंड, दैट्स अ ग्लैंड, दैट्स अ ग्लैंड, 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 ग्लैंड। सो दीज आर ऑल द ग्लैंड्स, राइट। हाइपरप्लास्टिक बैकग्राउंड है, सो दिस इज टाइप 1 परहैप्स, ओके। एंड यहाँ आप देखें देयर इज मोर एम्प्टी स्पेस, थिंग्स आर लुकिंग डेड, दे आर लुकिंग एट्रोफिक, सो दिस इज टाइप 2 बैकग्राउंड। सो ये आपको ये एग्जाम में पूछते भी हैं यार वाइवा में, 10 टीचर इज अ गोल्ड माइन ऑफ गायनेकोलॉजी रीडिंग। सो अक्सर एग्जामिनर्स इसमें से सवाल भी कर रहे होते हैं। सो इफ दे आस्क यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ और द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, सो दिस इज व्हाट इट इज, टाइप 1 एंड टाइप 2, ओके। एंड इन दोनों में से कौन सा इज द वन विच इज ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव? ऑब्वियसली टाइप 1, बिकॉज यहाँ आपको हाइपरप्लेजिया दिख रहा है ना। सो ईस्ट्रोजन कम्स इन, हाइपरप्लेजिया एंड देन कैंसर। सो दैट्स द काइंड ऑफ सीक्वेंस। दे आर रिस्पॉन्सिव टू ईस्ट्रोजन and because of that they go toward the stage of hyperplasia, and on the background of hyperplasia they develop tumor. So that's the continuum of the cycle, okay. Now when we talk about etiology, the risk factors आपको पता होने चाहिए। टाइप 1 एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए they are very well established and most of these reflect an increased lifetime exposure to estrogen because this is estro। अगर आपको ये ग्रिड याद है कि estrogen से हाइपरप्लेजिया से ट्यूमर टाइप 1, सो आपको फिर काफ़ी सारे फैक्टर्स भी याद होंगे। हर वो चीज़ जो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर को इंक्रीज कर रही है, ईस्ट्रोजन एक्सपोजर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा हाइपर प्लेजिया के चांसेस हैं और उतने ज़्यादा टाइप 1 ट्यूमर के चांसेस हैं, राइट। सो अगर हम टेबल 15.1 देखें टाइप 1 एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए, दैट कैन इंक्रीज द रिस्क। ओबेसिटी, ओबेसिटी इज डायरेक्टली ऑल्सो एसोसिएटेड विद ईस्ट्रोजन बिकॉज पेरिफेरल कन्वर्जन hormones की change हो जाती है। So we have increased estrogen. Diabetes is also associated with obesity and increased estrogen. Nulliparity, so no babies born. Late menopause, more than 52 years. जितना late होगा menopause, उतना time duration to exposure to estrogen will be increased, obviously ना। Unopposed estrogen therapy, if you're treating someone for any reason with unopposed estrogen, so more estrogen, more hyperplasia. Tamoxifen, family history of colorectal, so these are all in one way or the other related to high estrogen levels, okay. Now there are also some protective factors which you should understand. Hysterectomy, obviously अगर आप uterus निकाल दें for any reason, so for example somebody presented you with benign disorder and you remove the hysterectomy, obviously उसकी indications हैं, ऐसे नहीं है कि सब में बस hysterectomy कर दी, uterus निकाल दी, it doesn't work like that. But if you decide to remove the uterus, there is no uterus, there is no chance of uterus cancer, as simple as that. Combined oral contraceptive pills, they are protective because they also have a progesterone component, okay. Progestin based contraceptive therapy because they do not allow estrogen effect. And then pregnancy, obviously जब pregnancy होती है so the hormonal status shift away primarily from estrogen and it's a mixed combo, तो pregnancy is also protective. Smoking somehow has to be proven protective. इसका देखें, इसका ये मतलब नहीं होता कि चलो भाई स्मोकिंग शुरू कर देते हैं कि प्रोटेक्टिव इफेक्ट होगा, एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं होगा। इट्स जस्ट ए स्टडी, इट्स एन ऑब्जर्वेशन, ओके। डजंट मीन कि आपने इसे उठा के फॉलो करना शुरू कर देना है। नेगेटिव चीज़ें वैसे ही हमको बड़ा अट्रैक्ट करती है ना। एनीवेज, देयरफॉर हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट्स, यानी वो तमाम स्टेट्स जिसमें ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, अब चाहे वो कोई भी हो, हमने टेबल 15.1 में ये सब फैक्टर्स देखे हैं, ठीक है। तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, दिस इज सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड। ओबीज women are at risk of endometrial cancer because they are more likely to have anovulatory menstrual cycles and less likely to get pregnant and therefore more exposure to estrogen, okay. अगर आप मेरे 10 टीचर्स के पीछे से लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं तो you would understand what I'm talking about. Furthermore, aromatization of androgen, which is the peripheral conversion in the adipose tissue, obese बंदों में ज़ाहिर ज़्यादा adipose tissue है तो ज़्यादा conversion होता है एंड्रोजन का एस्ट्रोजन में, so high estrogen levels.
So these are all because they are all high estrogen status, so इसकी वजह से hyperplasia of the estrogen की जो इफेक्ट है, hyperplastic effect on the endometrium वो बढ़ जाता है और endometrium cancer के chances भी बढ़ जाते हैं. Now besides estrogen, insulin and insulin like growth factors also stimulate endometrial proliferation, and this is why diabetic patients are prone to have endometrial cancer. Now other risk factors include treatment with tamoxifen. This is a selective estrogen receptor modulator, SERM भी इसको हम कहते हैं. It is actually used to prevent breast cancer, but it increases the chances of endometrial cancer. However, there are new generation of SERM molecules such as raloxifene. They have a lesser effect on endometrium, so these are better preferred now. There is also hereditary predisposition to endometrial cancer, and there are so many genes which are being identified. Also, endometrial cancer is being identified as part of so many other, cancer syndromes. So, for example, it is part of Lynch syndrome, and the mutations which are identified include MLH1, MSH2, and MSH6. If you can remember the name, that would be fantastic. Okay, the risk for type 2 endometrial cancers which are atrophy based, they are less well understood. यानी काफ़ी सारी जो रिसर्च हो रखी है वो type 1 of the endometrial cancers पे हुई है. So see how beautifully heading by heading अगर आप ये समझ रहे हैं मेरे साथ तो आपके उस कैंसर के सारे टॉपिक्स जो एग्जाम में आएंगे और जो आपको क्लिनिकली समझने हैं वो सब कवर होते जा रहे हैं. सो नाउ वी नो कि इंसिडेंस कितनी है, हाउ डू वी क्लासीफाई दीज ट्यूमर्स एंड व्हाट इज द एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं क्या नहीं है. आप सोचें ना, एग्जाम में अगर आपसे सवाल करता है एग्जामिनर कि टेल मी द रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो पहले तो स्ट्रगल करेगा, थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट होगा तो वो रिस्क फैक्टर सारे बता देगा जो यहाँ टेबल में लिस्टेड है. लेकिन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, अ वेरी गुड स्टूडेंट विल फर्स्ट टेल के सर और मैडम जो भी आपसे सवाल कर रहे हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप 1 एंडोमेट्रियल कैंसर द रिस्क फैक्टर्स आर वेल स्टडीड. और ये जो सारे मैं रिस्क फैक्टर्स बता रहा हूँ वो सारे के सारे रिस्क फैक्टर टाइप 1 पर स्टडीड हैं. टाइप 2 के रिस्क फैक्टर्स आर नॉट वेरी वेल स्टडीड. And now you know all the list of risk factors as well. Let us now talk about what are the preventive factors. Already बात कर ली हमने, ये सारे factors जो हैं they are preventive factors for अब यानी opposite to androgen. Estrogen जितना ज़्यादा होगा endometrial type 1 कैंसर के chances उतने ज़्यादा हैं. Estrogen को कम करने वाली चीज़ें उस chances को, कैंसर के chances को भी कम करेंगी. Right? Now my favorite stuff which is clinical feature. Let's talk about how do these patients actually present. Endometrial cancers usually present early stage following the onset of the post-menopausal bleeding. Now, that's an important point because many of the times if there is menopause, so that is end of the bleeding cycle, but if after the menopause there is a bleeding episode, you should always be thinking about endometrial cancer. At least you should start investigating it. ज़रूरी नहीं है कि हर पोस्ट मोनोपॉजल ब्लीडिंग जो है वो एंडोमेट्रियल कैंसर ही हो, बट इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग. ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% of the women with post menopausal bleeding have an underlying gynecological malignancy. So it's a very good percentage to investigate. You just cannot ignore postmenopausal bleeding, and that's a red flag. It's a red flag symptom which should always be investigated. यानी हर वो फीमेल अगर आपके पास कोई आके रिपोर्ट करती है कि आई हैव सीन मीनोपॉज एंड आफ्टर द मीनोपॉज X number of months, 2 months, 3 months, 1 year, I now see bleeding. So there are good chances, 5 to 10% of the chances are that कि उस फीमेल में कोई ना कोई underlying gynecological malignancy हो. So this is why this is a red flag mark for postmenopausal bleed, and they must always be investigated, always. Abnormal bleeding is the most common presenting complaint in premenopausal women too. यानी between the cycles, यानी डेट ड्यू नहीं है but there is bleeding, so this should always be investigated as well. This is called irregular या intermenstrual bleeding. यानी इस डेट पर bleeding हुई और इस डेट पर bleeding expected थी but यहाँ bleeding दोबारा हो रही है, so that's also a red flag, should also be investigated. It is called intermenstrual or irregular bleed. This should also be investigated because
बिकॉज मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैनी ऑफ द एंडोमेट्रियल कैंसर्स एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज। तो जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें तो ऑब्वियसली पोस्ट मीनोपॉजल सिनेरियो नहीं होगा ना, उसमें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एंड उसमें भी आपको ये डिजीज़ पिक तो करनी है। सो उसके लिए जो रेड फ्लैग है वो ये है कि द ब्लीड इज़ देन बिटवीन द साइकिल्स। सो ब्लीड तो होगा, सो ब्लीडिंग विच इज़ एबनॉर्मल आइदर पोस्ट मीनोपॉजल या इरेगुलर ब्लीडिंग should always be investigated. So bleeding is the sign, is the red flag for endometrial cancer, okay? Now women at more advanced stages of the disease present with abdominal pain. Now this is something where initial bleeding was perhaps missed, उस पर तवज्जो नहीं दी या उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो लेटर ऑन ये कि एडवांस हो गई डिजीज, अब एब्डोमिनल पेन, यूरिनरी डिस्फंक्शन, बाउल डिस्टर्बेंसेस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। कैन यू इमेजिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज नाउ द डिजीज इज एडवांस, राइट? सो ये जो यूट्रस है वो जो भी कैंसर था वो यूट्रस से निकल के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। अब सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में बाउल स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लैडर है, तो ये तमाम जब चीज़ें इन्फेस्ट होंगी, ट्यूमर सेल्स वहाँ माइग्रेट करेंगे, तो एब्डोमिनल पेन, यूरिनरी डिस्फंक्शन बिकॉज ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट विल बी देयर, एंड बाउल डिस्टर्बेंसेस बिकॉज कैंसर अब लोकल स्प्रेड और फिर मेटास्टेसिस। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आर दे कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। वन ऑफ देम कैन बी मेटास्टेसिस टू द लंग, द other one could be metastasis to the peritoneum and then fluid-filled peritoneum and then respiratory difficulty. So there are multiple reasons, but the point that you should remember at the very outset is the fact that if the disease is early, bleeding is the primary presenting complaint, but if it advances, then it's a set of surrounding organ involvement, okay? Sometimes endometrial cancers is picked up incidentally on cervical smear. This is very rare. It usually presents with bleeding or pain, but sometimes this can also happen. In most women with endometrial cancer, however, pelvic examination is completely normal. This is also very important. Obviously, early stages की बात हो रही है, late stages में the examination will not be normal. Now post menopausal bleeding is a red flag. अलग से डब्बा बना के इसको खास तौर पे मेंशन किया है. I think it's worth mentioning कि if there is a post menopausal bleed, always take it as a red flag. Always treat it, investigate it, okay? And if you find something abnormal, treat it. Careful inspection of the external genitalia, physical examination, and benign causes must be excluded. So point ये है कि if there is a post-menopausal bleed, it is a red flag. Always, always, always investigate it. Now, how do you, so presenting symptoms, clear? See how we are developing and building block upon block, और इस तरह पूरा एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएगा. हमने इटियोलॉजी की बात की, हमने इंसिडेंट्स की बात की, रिस्क फैक्टर्स की बात की, एंड द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन एंड यूरिनरी डिस्फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन इफ इट्स द अर्ली स्टेज डिसऑर्डर और लेट स्टेज डिसऑर्डर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट what are the laboratory investigations and how do you diagnose post-menopausal bleed and endometrial cancer which is associated. Many hospitals have a one-stop clinic these days dedicated to urgent investigation of any female who is presenting with post-menopausal bleed, and the mainstay of the diagnosis is transvaginal ultrasound scan. So transvaginal ultrasound scan. Vagina say you put the probe in and then you do the transvaginal ultrasound scan, and also you take biopsy. So you do the endometrial biopsy as well, because biopsy is the gold standard to see what is going wrong. Okay. Transvaginal ultrasound allows a quick and accurate assessment of the endometrial thickness. यानी endometrial की thickening कितनी हो गई है. Obviously cancer cells होंगे तो proliferation होगी, thickness बढ़ जाएगी, and the mainstay here is to real time में देखना कि how thick, how bad the things are, and obviously you can take biopsy and you can always investigate the biopsy in the histopathology laboratory to see कि cancer cells normal हैं या they have gone abnormal. So that's an image showing you transvaginal ultrasound. Here you are looking at the uterus, and here you are looking actually at the thickness of the uterus. So this is a very good indication of how you do transvaginal ultrasound and what do you actually see there. Okay, and then you do hysteroscopy, so you actually see how it is looking in real time. That's a picture showing inside of the uterine cavity. Hysteroscopy, it is performed in the outpatient setting under local anesthesia. A general anesthetic is required in patients who have cervical stenosis या patient uncooperative है या वो tolerate नहीं कर रहा, तो फिर आपको GA देना पड़ेगा. Otherwise ये है कि local anesthesia में you can do hysteroscopy. जैसे colonoscopy के लिए आपको limited anesthesia देना ही होता है,
इसी तरह कोल्पोस्कोपी है, उसमें लोकल एनेस्थीसिया चल जाता है. सो हिस्टेरोस्कोपी, लोकल एनेस्थीसिया इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाइन. इसमें थिन कैमरा इज पास्ड इनटू द यूट्राइन कैविटी, insert the camera in and you visualize the endometrium. How is it looking? You can also take the biopsy. Okay. In addition, an endometrial sampler is used for histological assessment of the endometrium. So ये हमने पहले बात की थी, but this is the point here is that you can put the camera in and take some tissue out, which is what you call the biopsy. Gynecological history, examination, investigation, ये सब important part हैं towards the diagnosis. The histology report describes the type of endothelium कि जी ट्यूमर है या नहीं है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन तो नहीं है कहीं, अगर ट्यूमर है तो उसका ग्रेड क्या है, इज इट लो ग्रेड, इज इट मॉडरेट, इज इट हाई ग्रेड. So that's the kind of thing which we do to investigate if there is a cancer or not. So bottom line kya hai, if you have a patient coming to you where you suspect based on the clinical presentation and history and examination that there are chances of endometrial cancer, you start doing the investigations may you do the transvaginal ultrasound scan and you do the hysteroscopy and biopsy to see what is going wrong with the tissues. Okay. स्टेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और स्टेजिंग से बेसिकली स्टेजिंग में आप ये देख रहे होते हैं कि हाउ मच ट्यूमर हैज़ ऑलरेडी स्प्रेड. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन बिकॉज इस पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रीटमेंट कितनी रिगरस होनी है एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ 5 year सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट. इन अदर टर्म्स के प्रोग्नोसिस कैसी है. सो एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ कितनी फैल गई है इज़ व्हाट वी कॉल द स्टेज इज़ डिटरमाइंड बाय MRI and FIGO staging, which uses information which we will just discuss in a minute. So patient with high grade tumors. अच्छा, ग्रेडिंग और स्टेजिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं. ये मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, हर वक्त हर बार बताता हूँ. सो यू शुड ऑल्सो बी पेइंग अटेंशन कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दीज टू डिफरेंट वर्ड्स. ग्रेड इज हाउ बैड द ट्यूमर इज बायोलॉजिकली. सो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ ट्यूमर जिसने अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी शुरू हुआ है मामला, दैट्स ग्रेड 1 वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर. देन इट गोज टू ग्रेड 2 मॉडरेट एंड देन ग्रेड 3 is biologically very bizarre. It is different from the original tissue and this is very bad tumor. And grade 3 tumor has a propensity to actually spread, which means कि grade 3 tumor यूजुअली फिर स्टेजिंग के फेज में चला जाएगा, फिर फैलना शुरू करेगा. सो स्टेज 1 अगर लोकली फैल रहा है, स्टेज 2, स्टेज 3, दिस इज हाउ what is the extent by which the tumor is spreading is what we call the stage. और अभी हम ज़रा ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये FIGO classification system. If the tumor is still confined to the uterus, it is called stage 1. अगर लेस देन 50% इन्वेजन यानी यूट्रस में इन्वेट करना स्टार्ट हो गया है लेकिन लेस देन 50% 1A, मोर देन 50% 1B, लेकिन 1 में ट्यूमर सेल्स यूट्रस को क्रॉस नहीं करेंगे, दे विल बी कन्फाइनिंग टू द यूट्रस. सो इफ दे आर विद इन द यूट्रस कवरिंग और यू कैन से सिर्फ 50% यूट्रस को इन्वॉल्व किया है तो 1A, more than 50% 1B. Now what is stage 2? Stage 2 is when they are also invading the cervix. So if you see signs of tumor invasion in cervix, this is stage 2. Stage 3 is local spread, यानी अब यूट्रस से बाहर निकल गया ट्यूमर सेल्स का मामला, right? So for example, if they are going towards the serosa which covers the uterus, it is 3A. If they invade the vagina or the parametrium beyond the serosa, this is 3B. And if they are going to include surrounding lymph nodes, even the para-aortic or pelvic lymph nodes, this is grade 3, stage 3C. And stage 4 is that it is now actually going beyond the lymph node and the covering layers to the actual organs. यानी अगर यहाँ पे कोई ब्लैडर होगा ना, इसके पास बॉवल्स होंगी और उनमें अगर ट्यूमर सेल्स इन्वेट कर रहे हैं, दिस इज टिपिकली स्टेज 4. सो दीज आर द 4 स्टेजेस जो आपको FIGO के हिसाब से याद रखने हैं, राइट? इफ इट्स विद इन द यूट्रस, स्टेज 1. If it's going to the cervix, stage 2. Stage 3 is local spread to the membranes and the lymph nodes, and to the surrounding organ is stage 4. All very important for you to understand and remember. Okay? और ये आपको पता कैसे चलेगा कि which organ is involved and which not? So you usually do MRI, CT scan, these type of things to identify
Nowadays, we also do PET scans and a lot of other advanced techniques. But the purpose is you need to see कि tumor कितना extend कर चुका है. So the extension of the tumor is basically what you call staging. Now, pathological terminology in endometrial cancer type. मैंने आपको बताया कि there can be type 1 and type 2. We talked about grade. It can be grade low to grade high, which is well differentiated tumor to poorly differentiated tumor. And then stage. Stage is stage 1 to 4, depending upon how the tumor has spread. ये तीन तरह की terminologies हैं और अगर आपको ये clearly आती हैं, then you survive very well in the examination. So you should know what are the types of endometrial CA, what are the gradings, and what are the stagings. Okay. Then let us talk a little bit about how to manage these cancers. The management, prima facie management इसकी जो है वो surgery ही है. If you identify somebody with endometrial cancer, regardless of the stage, I would say जो भी stage है surgery तो बनती है इसमें, surgery करनी पड़ती है. It's the mainstay of the treatment. The extent of the surgery, however, depend कि stage कितना है और patient के comorbidities कितने हैं. So, for example, I'll give you an example. If you receive a patient who is 80 years old and it's a very advanced disorder, advanced disorder का मतलब ये है कि stage 4 है, for example, right? और distant metastasis भी हो गई है. Now you need to identify कि इस patient में इस patient की capacity कितनी है operation को tolerate करने की, फिर comorbidities कितने हैं, hypertension है नहीं है, diabetes mellitus है नहीं है, renal function कैसा है, liver function कैसा है. अब ये सब आपको देखना पड़ेगा, फिर डिसाइड करना पड़ेगा सर्जरी कितनी करनी है, कितनी एक्सटेंसिव करनी है. सर्जरी कैन बी क्यूरेटिव सर्जरी जिसमें आप एक्सटेंसिव सर्जरी की तरफ जाते हैं. इट कैन बी समटाइम्स जस्ट अ पेलिएटिव सर्जरी जिसमें आप काम चलाते हैं, बेसिकली मेजर ट्यूमर चंक निकालते हैं लेकिन पेशेंट के कोमॉब्स को देखते हुए ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते. सो दी सर्जरी तो होनी है, यानी मैनेजमेंट में सर्जरी इज़ द मेन स्टे. सर्जरी कितनी एक्सटेंट की होनी है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे. ओके. अगर स्टैंडर्ड सर्जरी की हम बात करें तो यूजली यू डू टोटल हिस्टेरेक्टमी, पूरा यूट्रस निकालते हैं. ऑल्सो यू रिमूव द फ्लॉपियन ट्यूब्स एंड द ओवरी. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर विच इज कॉल्ड बायलैटरल salpingo oophorectomy. Now salpingo इसलिए क्योंकि सारे tubes, oophorectomy, ovary सब आप निकाल रहे हैं, right, along with hysterectomy. So this can be performed abdominally and nowadays we perform this more laparoscopically. Laparoscope से करते हैं, even robotic surgeries भी लोग कर रहे हैं. If MRI suggests cervical involvement, a modified radical hysterectomy is performed, जिसमें a part of the vagina, cervix and the, so it depends upon कितनी disease फैली हुई है उतना एरिया आप काटेंगे. इस तरह की बात ही है और ये भी देखना पड़ेगा कि पेशेंट कितना टॉलरेट कर लेगा. इफ द ट्यूमर इज हाई ग्रेड विच इज अ बैड ट्यूमर, इट्स अ टाइप 2 histology which is not estrogen dependent. Now many centers perform pelvic para-aortic node dissection because nodal disease is seen in 1/3 of these patients. So see, it all depends upon what type of disorder it is, कितना फैला हुआ है, stage कितना है, patient की condition क्या है. Okay, these are all important points. And then obviously people publish their findings, so they publish their randomized controlled trials कि हमारे पास एक ग्रुप पेशेंट ये था, इसमें हमने ये सर्जरी की, उसका आउटकम ये था. एक ग्रुप पेशेंट ये था, हमने ये किया, उसका आउटकम ये था. सो ऑल दीज एविडेंस जो इस बुक में लिखे हुए हैं, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम डेटा. सो दिस इज ऑल डेटा ड्रिवन साइंस. हियर यू आर सीइंग हिस्टेरेक्टमी, पूरी यूट्रस निकाली हुई है. ऑब्वियसली यू कैन सी द कैंसर इन द हाइपरप्लास्टिक टिश्यूज. यू कैन ऑल्सो एक्चुअली यूज एडजंक्ट ट्रीटमेंट विच इज़ पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरापी. यानी आपने सर्जरी करके यूट्रस तो निकाल ली लेकिन कुछ ना कुछ रेजिडुअल हो सकता है, ट्यूमर सेल्स रह गए हैं बॉडी के अंदर. सो फॉर दैट पर्पज यू यूज़ रेडियोथेरापी आफ्टर द सर्जरी एंड लोकल रिकरेंस के रेट्स जो हैं वो उससे कंट्रोल किए जा सकते हैं. बट यूजुअली दिस पोस्ट ऑपरेटिव रेडियो इट डज नॉट इम्प्रूव द सर्वाइवल. एनीवेज इट कैन रिड्यूस द रिकरेंस, यानी कैंसर दोबारा ना हो, बट सर्वाइवल पे इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है. डिफरेंट यूनिट्स treat following surgery only if the cancer recurs. कुछ लोग इंतजार करते हैं कि अगर कैंसर के साइन सिम्टम्स दोबारा आ रहे हैं तब वो फिर, क्योंकि ऑपरेशन तो कर चुके हैं, सर्जरी करके यूट्रस निकाल चुके हैं, अगर कोई रेजिडुअल सेल्स हैं पीछे तो उसके लिए फिर बाद में दे डिसाइड टू डू रेडियोथेरेपी. स्ट्रेटजीज इंक्लूड लोकल रेडियोथेरेपी ओनली टू द वजाइनल वॉल्ट, सिर्फ इस एरिया के लिए, जनरलाइज भी देते हैं, बाज़ औक़ात एडवांस भी देते हैं. कीमोथेरेपी इज गिवन फॉर एडवांस और मेटास्टेटिक डिजीज, यानी अगर फैल ही चुका है बहुत ज़्यादा कैंसर, देन सम पीपल consider chemotherapy. Okay. Some women are not fit for surgery depending on age or comorbidities or so many other things, and others wish to avoid it. Some people don't want surgery. I mean, बहुत सारे reasons के लिए. They want to complete their family or whatnot. Then there are options where some hormones can be utilized, but this is not the recommended route. I mean, surgery is the mainstay.
Okay, endometrial cancer and fertility. This is a very important topic to discuss. Primary infertility due to polycystic ovarian disease is a risk factor for premenopausal endometrial cancer. So PCOS का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी infertility होती है, but then it also leads to cancer. Women diagnosed with endometrial cancer during investigation of primary infertility face two devastating diagnostics at once. So the point basically means कि patient आपके पास आया था for infertility की investigation, आपने अल्ट्रासाउंड MRI ये सब कुछ किया तो पता ही चला कि साथ में कैंसर भी है. Now they have a double problem. They were there for infertility, but now you are telling them that, oh God, you also have cancer. So this is something very bad. Alternatives to hysterectomy could be discussed. अगर मतलब ज़रूरी नहीं कि पूरा यूट्रस निकालें, हो सकता है अर्ली डिजीज़ का ग्रेड हो, स्टेज 1 हो, so maybe you remove part of the tumor and then reserve the other part of the uterus ताकि pregnancy हो सके. So surgery, basically management of the patient depends on so many different things, and the surgeon or the managing physician, they have to decide based upon a lot of different data points. If we talk about the prognosis, the overall 5-year survival rate for endometrial cancer is 80%, which is good. यानी 80% of the patients diagnosed 5 साल तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 80% chances है कि वो रहेंगे, right? Although this varies, ये fixed number नहीं है, it changes, and it also changes upon के stage कौन सा था. So for example, if there is a stage 1 patient diagnosed, 5-year इनके जिंदा रहने का chance 88%. Well, that's a good number. Now compare it to stage 4, only 16%. Obviously, जितना stage बढ़ेगा, डिजीज जितनी फैलेगी, डिजीज जितनी खतरनाक होगी, सर्वाइवल पेशेंट का चांस उतना ही कम होगा. ना दिस इज कॉमन सेंस. ओके, now whatever we have been discussing so far was regarding the agar if this is the uterus and this is the uterine cavity and this is the lining, the endometrial lining, हम इस endometrial lining के कैंसर को डिस्कस कर रहे थे, which is what we call endometrial CA, right? Now obviously uterus में यहाँ muscles भी तो हैं, so these are the muscles that we have, right? And these muscles का अगर कोई कैंसर डेवलप होता है, then this is known as sarcoma. These sarcomas are rare, but still they are there, right? अगर आप पूरे endometrial cancers की बात करें तो 5% of the endometrial cancers are actually sarcomas. So you still need to know about sarcomas. So this is a group which include the muscle layer, which is the myometrium, and they are called either sarcoma or leiomyosarcoma. You remember their benign counterpart was leiomyoma, leiomyomata. We have done those benign disorders. Endometrial stromal sarcomas occur in perimenopausal, and females who are around their menopause age. They present with irregular bleeding, just like endometrial CA, and enlarged uterus, because this is in the muscle layer. So when tumor happens here, there is bulky lower abdomen. Okay, there is enlarged uterus. Leiomyosarcomas are rare tumors of myometrium. Rarely they are associated with malignant transformation of benign fibroid. Some females who have benign fibroids, बहुत कम chance है कि they develop into sarcomas, right? But you do diagnose by examination and MRIs, and सर्जरी इज द मेन ट्रीटमेंट ऑब्वियसली, बिकॉज ट्यूमर्स में ज़्यादातर ऐसे ही है यार. कैंसर की अगर आप जनरल सर्जरी और इसकी ट्रीटमेंट वाइज देखें ना, तो किसी भी ऑर्गन का कैंसर हुआ तो उसका बेसिकली ये है कि कट दैट पार्ट एंड हेल्प विद रेडियो और कीमो. सो दैट्स व्हाट इट इज़ ना, कि उस जगह को काट दें. ब्रेस्ट कैंसर है, रिमूव द ब्रेस्ट. दिस इज हाउ इट इज़, राइट? तो यहाँ भी ऐसे ही है, एंडोमेट्रियम में ट्यूमर है, रिमूव द एंडोमेट्रियम एंड देन सपोर्ट इट विद अदर स्टफ सच एज रेडियोथेरेपी एंड chemotherapy. So surgery is the main treatment. All right, adjuvant treatment may be considered, but surgery, there is a problem, remove the organ. That's how it is. Now there is one very rare category, which is mixed epithelial sarcoma, also known as carcinosarcoma. There is a component of carcinoma and then there is also a component of sarcoma. This group of tumor, formerly known as the malignant mixed Mullerian tumor, पुराना नाम इनका अक्सर बुक्स में आपको ये मिलेगा. They contain both the epithelial component, which is the carcinoma, and the muscle component, which is the sarcoma. The carcinomatous component is usually glandular and the sarcomatous component is homologous. It's a very rare tumor. I would not worry too much about it, but remember the 5-year survival rate is good. Still you do the surgery. Surgery is the mainstay of treatment. So treatment remains surgery followed by radio. Okay. Heterologous sarcomas, these are again a very rare group which
not usually found in uterus, such as striated muscle, bone, or cartilages. This is very very rare. Something like teratomatous change, right? कि आपको यूट्रस में भी ये सारे टिश्यूज मिलना शुरू हो जाते हैं. अगेन हिस्टोलॉजी पे रिवील होगा. सर्जरी इज द आंसर, बट दिस इज वेरी रेयर. ओके, आई मीन द टेक्स्ट बुक्स टाइप की जो किताबें होती हैं वो हर चीज़ कवर करती हैं. इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू हैव टू मास्टर वन कॉन्सेप्ट related to malignant tumors in endometrium, that will be endometrial carcinoma. एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के सारे इफ्स एंड बट्स आपको याद होने चाहिए. उसके रिस्क फैक्टर, उसकी ट्रीटमेंट, ईस्ट्रोजन से उसका ताल्लुक, ऑल दोज थिंग्स यू मस्ट मास्टर इफ यू वांट टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर डोमेन. ओके, मतलब अगर आप ये याद रख लेंगे और एंडोमेट्रियल कैंसर याद नहीं है तो यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग. Okay, so the key learning points: endometrial cancer is the most common. Endometrial cancer बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, is the most common malignancy. The majority of the cancer present with stage 1 disease, which is good news, and overall 5-year survival is good. Type 2 and high grade tumors, they have worse prognosis. Type 1 tumors are good, better studied, लोगों ने ज़्यादा research की है, and more treatable. Obesity and any hyperestrogenic state contribute toward the disease. The majority of the patient present with postmenopausal bleeding. Remember this, okay? लेकिन premenopausal भी हो सकती है. You have to investigate it. 5 to 10% of the women with postmenopausal bleeding will ultimately have a malignancy. So postmenopausal bleed is a red flag, ladies and gentlemen. Total hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy is a treatment of choice. यानी यूट्रस भी निकाल दें, फ्लोपियन ट्यूब्स भी निकाल दें, ओवरीज भी निकाल दें, पूरा सिस्टम आउट एंड द पेशेंट इज ओके. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. There's a case history. Let's go through this, and there are some questions there. You can go through these in your free time, or you want me to do them? Let's do that, okay? At least ये करते हैं. So there's a 54-year-old woman attends the gynecologic department with postmenopausal bleed. I would always investigate this patient. A transvaginal ultrasound was done, and the endometrial thickness is 8 millimeter. An endometrial biopsy shows moderately differentiated adenomas. So they tell you everything. कि भाई diagnosis हो गई है. Now, what is the most appropriate staging investigation for this particular patient? अब आपको staging करनी है. यानी कैंसर आपको बता दिया कि है, ये भी बता दिया कि moderately differentiated adenocarcinoma है, so endometrial cancer है. अब आपको ये बताएं कि कितना फैला हुआ है. And we have done this, right? Ultrasound will not help you because transvaginal ultrasound से आपको प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस मिल गई है. हिस्टेरोस्कोपी विल नॉट गिव यू द स्टेज बिकॉज स्टेज में ये देखना होता है डिजीज कितनी फैली हुई है. चेस्ट एक्सरे विल नॉट टेल यू हाउ लोकली द डिजीज हैज प्रोग्रेस्ड, एंड यू आर देन लेफ्ट विद सीटी स्कैन ऑफ हर थॉरिक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस और एमआरआई ऑफ द पेल्विस. आई होप दैट यू पिक दिस आंसर बिकॉज ये हमने डिस्कस किया था कि एमआरआई इज टू बी डन फॉर स्टेजिंग इन दीज पेशेंट्स. ओके, a fit 72-year-old woman has an MRI after endometrial biopsy shows endometrial carcinoma. Stage is stage 2, and what is the management? अब यहाँ आपको बता दिया कि भाई कैंसर है, उसका स्टेज भी आपको बता दिया. 72-year-old lady है. What would you do? Will you do chemotherapy? Will you do total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy? Would you do external beam radiotherapy, modified radical hysterectomy, or brachytherapy? अब इसमें से आप क्या choose करेंगे? And the answer correct here is answer number D, which is modified radical hysterectomy, because this is stage 2. Remember what is stage 2? ये हमने बात की थी, if you remember. So you tell me if you can recall. I'll take you to the page. Stage 2 is the disease when the tumor cells also start invading what? Cervix. And whenever cervix is involved, you go for radical surgery, right? ये भी हमने ऊपर text में पढ़ा भी था. So if you paid attention to the text that we had been studying, you would easily understand what we are talking about, right? So you'll pick the right answer. So that's all. एक दो मैंने ऊपर केसेस छोड़े हैं, वो खुद कर लोगे या उसको मैं करा देता हूँ यार. Let's go through them. Now, Mrs. P is a 65-year-old woman who presents to the gynae clinic with postmenopausal bleed. It's a red flag. She is obese. Oh, another problem. And suffer type 2 diabetes. Another problem. She has no children. मतलब वो कभी pregnant नहीं हुई. So this is indicating increased estrogen exposure. Okay, and she has never taken hormone replacement. I mean, does not smoke. So smoking आपको पता है ना, protective factor था. Her cervical smear have been normal. What is the most likely diagnosis there?
पोस्टमेनोपॉजल ब्लीड है. What are the key points of examination and investigation? Mrs. P found to be have grade 1, stage 1 endometrial carcinoma. How would you manage it? So basically ये पूरा डिस्कशन वाला सिनेरियो है. आपको पूरा रिस्क फैक्टर बता दिए हैं और आपसे कह रहे हैं कि हाउ वुड यू अप्रोच द पेशेंट. ऑब्वियसली यू विल अप्रोच द पेशेंट बाय डूइंग अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे एग्जामिनेशन हिस्ट्री टेकिंग के बाद, एंड यू विल डू MRI फॉर स्टेजिंग. और अब ये कह रहा है, एक सिनेरियो दे रहा है कि अगर स्टेज 1 है, हाउ वुड यू अप्रोच द पेशेंट, व्हाट सर्जरी वुड यू डू. एंड सो दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग बिट. इसको पढ़िएगा यार, स्क्रीन रोक के खुद पढ़ लेना इसको, ठीक है. दैट्स बेसिकली ऑल. चलो यार, ये चैप्टर ख़त्म हो गया. नेक्स्ट चैप्टर जो मुझे 10 टीचर्स गायनी से करवाना है इन द सीक्वेंस, that is chapter number 16, and we will talk about some pre-malignant and malignant diseases of lower genital tract. So stay tuned for the next chapter. We are doing gynecology from 10 teachers. All the very best. I'll see you very soon. Take care of yourself.